शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी की तरफ से बार बार खेला होने के दावे का अब जेडीयू की तरफ से खुलकर जवाब दिया जाने लगा। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 12 को खेला नहीं बल्कि मेला लगेगा। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं मेला लगेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले 12 फरवरी को बिहार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट के पहले सियासी दल अपनी अपनी चाल चलने में जुट गए हैं। अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार खेला बाकी है और खेला होगा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल जेडीयू की तरफ से भी खुलकर जुबानी खेल खेला जाने लगा है। खेला नहीं मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के खेला वाले दावे पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खेला होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जर गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले खेला वाली आरजेडी की चाल पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि खेला करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, ठेकेदार भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। फोन करता है ना, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, निराश होकर लौट जाता है। पूरा मुस्को भवा जहां से चले थे वहीं लौटते हैं। आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों के पास ठेकेदार भेजे जाने के श्रवण कुमार के दावे का जवाब दिया आरजेडी सांसद मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह का खेल नहीं खेलती। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उसके पहले सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज चुकी है, तो जेडीयू में 10 फरवरी से विधायकों को भोज देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वहीं बीजेपी के विधायक गया के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की चुनावी चाल सीखेंगे। देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में किसकी चाल चल जाती है और किसका सपना चकनाचूर हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सोमवार को बिहार विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसे लेकर विधानसभा की कार्यवाही की कार्यसूची जारी कर दी गई है। 11 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा के अध्यक्ष प्रारंभिक संबोधन करेंगे और सुबह 11:30 बजे राज्यपाल का संयुक्त सदन में अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और उसी के बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर संकल्प के प्रस्ताव को विचार के लिए रखा जाएगा। स्पीकर पर फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में अपनी सरकार के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शैलेंद्र कुमार। 12 फरवरी बिहार विधानसभा के सत्र के लिए विधानसभा की तरफ से कार्यसूची आज जारी कर दी गई है। इस कार्यसूची के अनुसार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अध्यक्षीय भाषण देंगे दिन के 11 बजे और फिर 11:30 बजे राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण होगा, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और यह अभिभाषण सेंट्रल हॉल में होगा। और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के भविष्य पर होगी। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा होनी है और उसमें यह तय होगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वो बने रहेंगे या नहीं। और ठीक इस प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव बिहार विधानसभा में देंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधानसभा के तरफ से
जो कार्यसूची है वो जारी कर दी गई है और अब इसी कार्यसूची के अनुसार जो कार्रवाई है विधानसभा की वह कार्रवाई उस दिन होगी और 12 फरवरी पर पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश की निगाहें टिकी हैं कि क्या वाकई एनडीए विश्वास मत हासिल कर पाता है या नहीं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और 12 फरवरी को बिहार में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इसी के पहले आरजेडी की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को बड़ा खेला होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए खेमे में भी टूट का डर बना हुआ है। जेडीयू के बाद बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को 2 दिन के दौरे पर बोध गया बुला लिया है। बीजेपी का दावा है कि ये सभी लोग पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, लेकिन टूट के डर का सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका कार्यक्रम पहले से ही तय है और पार्टी में टूट की तो कोई बात ही नहीं। हमारे पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत है और आरजेडी कांग्रेस के वोट की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा में 12 तारीख को बहुमत साबित करना है एनडीए की सरकार को, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया बिहार में खेला होगा। अब स्थिति यह है कि जदयू ने आज तमाम विधायकों को बुला लिया है। कल श्रवण कुमार के घर पर बैठक है और परसों विजय चौधरी के आवास पर बैठक है और इधर भाजपा के जितने विधायक हैं कल से 2 दिनों तक बोधगया में ट्रेनिंग लेंगे। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, खलबली मची है, एनडीए खेमा भी एकजुट होने की कोशिश के लिए तमाम विधायकों को आप लोगों ने भाजपा बुला लिया, बोधगया बुलाया और अब जो जदयू के विधायक उन्हें पटना बुला लिया गया है। नहीं, तो इसमें अपनी बैठक बुलाने में किसी का चिंता क्या करना है। बैठक बुलाते हैं, कार्यशाला करते हैं, रोज बैठक करेंगे, इससे सोचना क्या है। अरे ये न सोचिए कि राजनीतिक तौर पर 2 पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तीसरी पार्टी भी आदरणीय मांझी जी की पार्टी भी हम लोग को समर्थन कर रही है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम खेला करेंगे तो उनको हम लोग खिलौना देंगे ना, छोटे भाई हैं, खिलौना दिया जाएगा। लेकिन विधायकों को पटना बुलाना, उनके साथ बैठक करना, कहा यह जा रहा है कि आप लोग भी टूट के डर से इस तरीके का निर्णय नहीं, हम पार्टी के अंदर अपनी बैठक लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, कार्यशाला हमारे विधायकों की हो रही है, कैसे गांव चलो अभियान चलाएंगे, हम लोग अपने कार्यक्रम में, ये सब कोई फालतू की बात है। तोड़फोड़ की बात भी आ रही है। अरे राजद अपने आप को बचाए, कांग्रेस अपने आप को बचाए, हम लोग सिर्फ अपने वोट की चिंता करते हैं। हमारे पास बहुमत है, सरकार चलाने का बहुमत है और हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। फाइल निकालने की बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जो गलत यदि किसी ने किया है तो सबकी फाइल भी खोली जाएगी। और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर गई है। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जबकि आरोपी अमित कात्याल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली पर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। जो 2 कंपनीज हैं, AK इन्फोसिस्टम और AB एक्सपोर्ट्स, वो लोग पेश हुए थे कोर्ट में और क्योंकि चार्जशीट विदाउट अरेस्ट फाइल हुई थी तो हम लोगों ने बेल बॉन्ड सबमिट किए और हमने बेल एप्लीकेशन भी लगाई। तो जज साहब ने सुनवाई की बेल एप्लीकेशन पे और हमने सत्येंद्र अंतिल की जजमेंट पे रिलाई किया था कि द अक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बेल अगर दौरान इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है और सेक्शन 45 PMLA अप्लाई नहीं करता। और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने आज लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी पर ईडी, सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता है। जेडीयू भी 1.5 साल बीजेपी से अलग रहा, पर नीतीश कुमार और मेरे यहां ईडी और सीबीआई पहुंची क्यों नहीं पहुंची। ललन सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक
2004 से 2014, 2014 से 2024 दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है। तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। और भाई सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा? बढ़ते अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से उनके अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न पदों पर रहते हुए शानदार तरीके से भारत की सेवा की। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए गए। और बिहार सरकार रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और इसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा विभाग, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। एक तरफ जहां तीसरे और चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर सरकार तत्पर नजर आ रही है, इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में अब बड़े पैमाने पर हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली कराई जाएगी। इसमें करीब 50,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी जिलों से जल्द रिक्तियों के रोस्टर मांगे जाए ताकि 10 मार्च तक ही बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रख दिया है। हाई स्कूल और +2 स्कूलों के लिए भी 6,000 पदों पर बहाली होगी, जबकि प्राइमरी में हेड टीचर के लिए 40,000 से अधिक पदों पर बहाली कराई जाएगी। हाई स्कूल और +2 स्कूलों के लिए निजी स्कूलों के शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। रोस्टर तैयार होते ही बीपीएससी को रिक्तियां भेज दी जाएगी। और इसी बीच नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताएं। शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत। एसीएस के पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सीतामढ़ी में के पाठक ने ये बड़ा बयान दिया। कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। 3 की जगह 5 मौके भी शिक्षकों को दिए जा सकते हैं। पहले 3 मौके दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे और अब 5 बार भी अगर आप फेल होते हैं तब भी नौकरी पर खतरा मंडराएगा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कठिन परीक्षा नहीं ली जानी है। 3 बार अटेम्प्ट की बात सामने आई थी। पहले इसी बात के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर 5 बार भी आप परीक्षा में फेल होंगे तभी आपकी नौकरी पर खतरा है, नहीं तो आप नियोजित शिक्षक बन सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही थी। 13 फरवरी की तारीख भी रखी गई थी जिस दिन शिक्षकों की तरफ से विधानसभा का घेराव करना है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी तब्दीली की खबर सामने आई है कि अब 5 बार आप परीक्षा दे सकते हैं।
और बिहार सरकार को 83 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान पहुंचाने वाली ब्रॉडसन कंपनी के निदेशकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। आर्थिक अपराध इकाई ने कंपनी के निदेशकों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में दर्ज केस को टेकअप कर लिया है। इस कंपनी के खिलाफ पहले भी कई तरह के आरोप सामने आए थे और ईडी भी कंपनी के खिलाफ अब जांच कर चुकी है। जरूरत पड़ी तो आर्थिक अपराध इकाई ईडी का भी सहयोग ले सकती है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर इसकी जांच की जाएगी और आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूरी खबर को लेकर संवाददाता संजय कुमार। बालू के अवैध खनन को लेकर बिहार के न जाने कितने अफसर नप गए, बड़े बड़े अफसर, आईपीएस अधिकारी तक नप गए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रॉडसन जो निजी कंपनी है उसके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है और उसमें बताया गया है कि सरकार को तकरीबन 83 करोड़ से अधिक की राजस्व क्षति जो है इस कंपनी ने पहुंचाई है। इसके बाद पटना के जिला खनन पदाधिकारी की तरफ से कोतवाली थाने में एक एफआईआर लॉन्च करवाया गया है ब्रॉडसन कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ। लेकिन इस बीच जो ये एफआईआर लॉन्च करवाया गया है उसको टेकअप कर लिया है अब आर्थिक अपराध इकाई ने। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की माने तो ब्रॉडसन कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कोतवाली थाने में जो 83 करोड़ से अधिक के राजस्व क्षति का केस दर्ज कराया गया है उसकी जांच अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम करेगी। डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर होंगे और उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन आला अधिकारी जो आर्थिक अपराध इकाई के हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे और जो जांच का जो इंक्वायरी चलेगी, जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसका वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है ये मामला जो है ये फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 के बीच का है, जब सरकार को 83 करोड़ से अधिक की 83 करोड़ 59 लाख से अधिक की राशि, और आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी राशि है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसकी जांच जो है ईडी की तरफ से भी की गई थी और अब आर्थिक अपराध इकाई को अगर जरूरत पड़ी तो वो ईडी से भी इस बारे में सहयोग लेगा। लेकिन फिलहाल अब ब्रॉडसन के निदेशक जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ब्रॉडसन कंपनी के निदेशकों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां बरारी में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव को देर रात एनआईए ने गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की और दोपहर में उसे मेडिकल के लिए भागलपुर सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जांच के बाद शंकर यादव को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को झारखंड से आई एनआईए की टीम और आईटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। शंकर यादव के आवास पर 17 घंटे तक ये छापेमारी चली, जिसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद किए गए, साथ ही करोड़ों की जमीन के कागजात और 5 मोबाइल फोन, 1 हार्ड डिस्क, 1 राइफल, 1 पिस्टल और हथियार भी बरामद कर ली गई। एनआईए के मुताबिक शंकर यादव के तार झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े हुए हैं। तेतरिया खाड़ में कोल माइंस में संगठित गिरोह के अमन साहू, सुजीत सिन्हा और दूसरे गैंग से उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन शंकर यादव ने सारों आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। शंकर यादव ने कहा कि घर से मिले पैसे 13 लोगों के जिनकी जमीन की रजिस्ट्री करानी थी और अमन साहू गैंग से भी मेरा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से बालासोर ट्रेन दुर्घटना के मृतक आश्रित 6 परिवार के बीच 6 महीने का राशन बांटा गया है। 1 साल का जियो मोबाइल रिचार्ज किया गया। इसमें दरभंगा से 2, समस्तीपुर से 3, मधुबनी के 1 परिवार शामिल हैं। फाउंडेशन की उस ओर से सहयोग को पाकर पीड़ित परिवार भावुक हो उठे और उन्होंने इसके लिए फाउंडेशन को धन्यवाद दिया है। सर, बालासुर ट्रेन में जब दुर्घटना हो गया तब तो हम लोग के साथ में बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया, तो उस टाइम में हम लोग सोचे अब क्या होगा। लेकिन आज हम इस चीज़ को हम धन्यवाद देते हैं रिलायंस को, जो आज कम से कम 6 महीना का राशन हम लोग को मुफ्त दिया, 2-2 हज़ार का पर महीना। लड़का बाबा साहब बाप बेटा छो, तो उनका दुर्घटना में 2000-4000 का सामान मिलल। उसमें सभी पीड़ित जो अफेक्टेड परिवार थे उनको उनके जो उनके
निर्भर आश्रित परिवार थे, उनके परिवारों को यह रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से उनको 6 महीने का राशन उनको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो इनके द्वारा रिलायंस कार्ड के द्वारा उनको ये रिलायंस कार्ड भी दिया गया, जो प्रति माह वो आके यहाँ से अपना राशन ले सकते हैं। उसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।